एक बार की बात है। एक शहर के छोटे से गांव मणिपुर में एक कुशल परिवार था। उस परिवार में 3 बेटे और 2 बेटियां और उनके माता पिता निवास करते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। तब सभी बच्चे छोटे छोटे थे और 9 साल बाद धीरे धीरे समय बीतता गया और पप्पू, रमेश, छोटू और उनकी बहनें सरिता, विनीता, यह सब बड़े हो रहे थे। परिवार की जिम्मेदारियां पप्पू के पिता के ऊपर बढ़ती जा रही थीं। तब पप्पू के पिता अपनी पत्नी सुशीला से बोले। अब से मेरे साथ पप्पू भी काम पर चलेगा, तब मेरे सर का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। तब पप्पू की माँ बोली। हाँ जी, बात तो आप सही कह रहे हो। बड़े ही संकोच के साथ पप्पू की माँ उससे यह बात कहती है तो पप्पू बोला। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। मैं भी कई महीनों से सोच रहा था। हाँ माँ, मैं कल से जाऊंगा पापा के साथ काम पर। पप्पू घर का सबसे बड़ा लड़का था। अपने घर में सबसे समझदार और दयालु था। वह अपने सभी भाई और बहनों से बहुत प्यार करता था। वह ये कभी नहीं चाहता था कि मेरे छोटे भाई बहन को कोई भी दुख या तकलीफ रहे। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। पप्पू की बड़ी बहन सरिता शादी करने के योग्य हो गई थी। पिता प्रताप अपने बड़े बेटे पप्पू से कहते हैं। बेटा, अब सरिता बड़ी हो गई है, क्यों ना इसकी शादी कर दिया जाए? तब पप्पू बोला। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हैं। हमें अब सरिता की शादी कर देनी चाहिए। तब पप्पू के पिता अपनी पत्नी सुशीला से इस बात पर चर्चा करते हैं और दोनों मिलकर सरिता के लिए लड़का ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते एक लड़का मिला। उसका नाम अमित था। पप्पू के पिता और माता दोनों अमित के घर जाकर बात कर लेते हैं और अमित शादी करने के लिए मान जाता है। फिर अमित सरिता को देखने उसके घर आता है और सरिता से बात करता है। दोनों आपस में बात कर लेते हैं और शादी पक्की हो जाती है। सरिता की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। फिर से पप्पू के घर में उसी प्रकार से पैसों की तंगी आ गई। धीरे धीरे समय बीतता है और पप्पू का छोटा भाई इंजीनियर बन जाता है। पप्पू का छोटा भाई फिर कहता है कि पापा, अब आप काम पर मत जाया करो। मैं घर का खर्चा संभाल लूंगा। ठीक है बेटा। यह सुनकर उसके पिता बहुत ही खुश होते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि अब मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यह खुशी कुछ ही दिनों की थी। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और प्रताप के तीनों बेटों की शादी हो जाती है। फिर कुछ समय बाद तीनों भाइयों में बंटवारा हो जाता है। फिर धीरे धीरे समय बीत रहा होता है। फिर गर्मियों की छुट्टियों में सरिता अपनी छोटी बहन विनीता के पास फोन करती है और कहती है। क्यों बहन, चलें क्या ससुराल? तो विनीता बोली। हाँ बहन, मैं बस तुम्हारे पास ही फोन करने वाली थी। आओ चलें घूम आए। बच्चे भी मेरे बोल रहे हैं कि मम्मी चलो नानी के यहाँ। तब ये कहकर दोनों बहन अपना अपना टिकट कटवा लेते हैं। बड़ी बहन सरिता अपने भैया पप्पू के पास फोन करके बताती है। भैया, मैं और विनीका दोनों लोग आ रहे हैं। साथ में मेरा लड़का चिंटू और बेटी रोहिणी भी है। और विनीता का लड़का पुनीत और बेटी पूजा भी है। ये खबर सुनकर के सुनीता के माता पिता बहुत ही खुश हो जाते हैं और अपने घर की साफ सफाई कर देते हैं। आओ मेरी बेटियों, बहुत दिन बाद तुम मेरे घर आई हो। ये कहकर उनके माता पिता उनके लिए बैठने के लिए चटाई बिछाते हैं और कहती हैं। बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए सत्तू और आम का पना लेकर आ रही हूँ। फिर थोड़ी देर बाद चिंटू की नानी पना और सत्तू लेकर आ जाती है। नानी, पन्ना और सत्तू तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे और चाहिए नानी। हाँ बेटा, मैं ढेर सारा बनाई हूँ, अभी लेकर आती हूँ। ये कहकर चिंटू की नानी पना और सत्तू लेकर आती है और अपने बच्चों को पेट भर पिलाती है। सरिता और विनीता के बच्चे अपने नाना से कहते हैं। नाना, हमको चलो घुमा लाओ खेत की तरफ। हाँ बेटा, चल रहे हैं, थोड़ी देर बाद। फिर यह कहकर बच्चों को लेकर उनके नाना अपने साथ खेतों की तरफ चल देते हैं और वहां गन्ना भी तोड़ते हैं और खाते भी हैं। नाना, आप तो हमें बोले थे नदी की तरफ ले चलोगे। हाँ बेटा, ले चलूंगा। यह कहकर चिंटू के नाना सभी बच्चों को नदी की तरफ ले चलते हैं और वहां सभी बच्चे आपस में बात करते हुए बहुत अच्छे से नहाते हैं और आनंद करते हैं। फिर घूमते टहलते सभी बच्चे अपने नाना के साथ घर आ जाते हैं। सभी लोग आंगन में बैठे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि चिंटू और पुनीत लोग और उनके नाना कब आएंगे।
फिर थोड़े ही देर में नाना और चिंटू, पुनीत, पूजा, रोहिणी सब आ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद चिंटू की तबीयत खराब हो जाती है। चिंटू की नानी चिंटू के नाना से कहती है। जल्दी जाओ, डॉक्टर को बुला लाओ। फिर चिंटू के नाना जाते हैं और तुरंत डॉक्टर को बुलाकर लाते हैं। चिंटू की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई है, इसको ग्लूकोज चढ़ाना होगा। यह कहकर डॉक्टर चिंटू को तुरंत ग्लूकोज चढ़ा देता है और 2 से 3 घंटे में चिंटू को आराम हो जाता है। चिंटू के नाना चिंटू से कहते हैं। चिंटू, जो तुम सब लोग नदी में नहा रहे थे, इसीलिए तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। हाँ नाना, आप सही कह रहे हो। मैं नदी में बहुत ज़्यादा नहा लिया था और पानी भी पी गया था, इसीलिए मेरी तबीयत खराब हो गई। हाँ चिंटू, अब से नदी में नहाने मत जाना। ठीक है नानी, नहीं जाऊंगा। ये कहकर चिंटू सभी बच्चों के साथ आंगन में खेलने लगता है। थोड़ी देर में चिंटू की मम्मी सरिता आती है और कहती है, चलो सब लोग खाना खा लो, खाना बन गया है। फिर सभी बच्चे एक साथ खाना खाने लगते हैं। नानी, खाना तो बहुत अच्छा बना है। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और सरिता और विनीता अपने घर जाने के लिए अपने माँ से कहते हैं। बेटी, थोड़ा दिन और रुक जाओ, रमेश और रवि भी आ जाए, उनसे भी मिल लेना, तब जाना। फिर 2 से 3 दिन बाद रमेश और रवि दोनों ट्रेन से सफर करके आ रहे होते हैं। रमेश अपने बड़े भाई पप्पू के पास फोन करता है और कहता है। भैया, स्टेशन के पास आ जाओ, मैं और रवि दोनों लोग आ रहे हैं। फिर यह सुनते ही पप्पू बहुत ही खुश होता है और जाकर अपने दोनों भाइयों को बुला लाता है। रमेश और रवि आकर अपने माता पिता और बहनों से मिलते हैं। मामा, हमारे लिए भी कुछ लाए हो खाने को? हाँ बेटा, लाए हैं, अभी देंगे। फिर बच्चों की नानी सुशीला मिठाई लाती है और सब बच्चों को देती है। सभी बच्चे और रमेश, पप्पू, रवि बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक मिठाइयाँ खाते हैं और आपस में बातें करते रहते हैं। माँ, अब हम लोग अपने घर जाने की तैयारी बना रहे हैं। हाँ बेटी, बना लो। फिर सरिता और विनीता अपने घर जाने को रेडी हो जाती है। चिंटू कहता है। ठीक है नानी, नाना, हम लोग जा रहे हैं अपने घर, क्योंकि अब हमारा स्कूल भी खुलने वाला है, गर्मी की छुट्टियां भी खत्म होने वाली हैं। फिर चिंटू और उसके साथ सभी बच्चे अपने नाना नानी, मामा मामी से नमस्ते करके अपने घर को चल देते हैं। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही अनोखी और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। एक बार की बात है, धर्मपुर नामक गांव में एक राजा राज करता था। उसका नाम महावीर प्रताप था और रानी का नाम अर्चना था। ये बहुत ही धनवान थे, परंतु इनके पास एक भी पुत्र या पुत्री नहीं थी। वह राजा इस बात को लेकर बहुत ही चिंतित रहता था। फिर इसी प्रकार समय बीतता गया। राजा रोज की तरह एक दिन शिकार करने गए तो उनको वहां पर एक साधु मिले। राजन, बहुत चिंतित लग रहे हो। नहीं तो मुनिवर। नहीं राजन, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। हाँ मुनिवर, मेरी समस्या बहुत ही गहरी है। राजन, एक बार अपनी समस्या बताओ तो सही। तो राजा अपनी पूरी बात साधु जी को बता देते हैं। साधु जी राजा की बातों को सुनकर कहते हैं। हे राजन, तुम बृहस्पति भगवान की पूजा वंदना किया करो, इससे तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर राजा घर आते हैं और साधु के द्वारा बताए गए नियम का पालन करते हैं। परंतु राजा की रानी अर्चना का इन सब चीजों में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। रानी के किए गए कार्यों के द्वारा उनका राजा धन धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा था। कुछ ही दिनों में राजा और रानी एकदम भिखारी हो गए। फिर राजा गुस्सा होकर के बाहर जंगलों की तरफ चले जाते हैं। हे रानी, मैं आज के बाद यहाँ नहीं आऊँगा। फिर राजा अपना राजपाट छोड़ करके बाहर जंगलों में रहने लगता है। फिर इधर रानी और दासी लोगों के घर जा जाकर के धन मांग करके खाना बनाती है और खाती है। इसी तरह जीवन व्यतीत करती रही। फिर धीरे धीरे समय बीत गया। एक दिन रानी के घर एक बूढ़ा आदमी भिक्षा मांगने आया। भिक्षाम देही। रानी के पास देने को कुछ भी नहीं था, तो रानी ने बूढ़े आदमी से कहा। हे बाबा, हमारे पास देने को अब कुछ भी नहीं है, आप और किसी के घर चले जाओ और भिक्षा ले लो। तो बूढ़ा व्यक्ति चला जाता है। फिर वही बृहस्पति भगवान साधु के रूप में रानी के घर आए और दरवाज़ा खटखटाते हैं और कहते हैं।
भिक्षाम देही। कोई है? तो रानी घर से बाहर निकलती है और कहती है, आइए साधु जी। ला बिटिया, बाबा को कुछ भिक्षा दे दे। बाबा, मेरे पास देने को तो कुछ नहीं है। क्यों बिटिया, तुम तो यहाँ की रानी हो। हाँ बाबा, पर अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। क्यों बिटिया? तो रानी अपनी सारी बात साधु को बता देती है। तो साधु बोले, हे रानी, तुम बृहस्पति भगवान की पूजा किया करो, तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। रानी आश्चर्यचकित हो गई। साधु के द्वारा बताए गए बातों को अब रानी और दासी दोनों स्वीकार करने लगी और मिलकर बृहस्पति भगवान की पूजा करने लगी। धीरे धीरे समय बीत गया। फिर कुछ ही दिनों में उनका धन फिर उसी प्रकार से आ गया। फिर रानी उसी तरह काम करने लगी थी। तो दासी ने रानी को समझाया, हे रानी, अब ऐसा काम न करो, नहीं तो फिर भगवान हमसे रूठ जाएंगे। अब कुछ अच्छा कार्य करो जिससे भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएं। तो तुम ही बताओ दासी, अब हम क्या करें? दासी ने रानी को सलाह दी और कहा, हे रानी, अब आप गरीबों की मदद किया करो और अनाथ कन्याओं का विवाह करा दिया करो। इस प्रकार हमसे भगवान प्रसन्न रहेंगे। दासी के द्वारा कही गई बातों को रानी स्वीकार करती है और प्रण करती है खुद से कि अब मैं आलसपन को त्याग रही हूँ। फिर रानी गांव में गरीबों की मदद करने लगी और असहाय गरीब की बेटियों की शादी करवाने लगी। यह सब देख करके धर्मपुर गांव के सभी लोग रानी से प्रसन्न हो गए और रानी से पूछा, हे रानी, आप अपना धन पुनः वापस कैसे प्राप्त कर ली, हमें भी बताओ। तो रानी बोली, मैं बृहस्पति भगवान की पूजा और वंदना की हूँ, इसीलिए मेरा सब धन पुनः वापस आ गया। तो रानी जी, हमें भी बताओ, हम लोग भी करें। तो साधु के द्वारा बताए गए बृहस्पति भगवान की पूजा के नियमों को रानी अर्चना गांव वालों को बता देती है। तब सभी गांव वाले भगवान बृहस्पति की पूजा करने को कहते हैं और सभी गांव वाले भगवान बृहस्पति की पूजा करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और गांव के सभी लोग धनवान हो गए। तभी वह बुढ़ा फिर से रानी के घर भिक्षा मांगने आया। भिक्षाम देही। आइए बाबा। तब रानी ढेर सारा अनाज लेकर बाहर आई और बाबा को सौंप दी। लो बाबा। बेटी, तुम्हारे पास इतना अनाज कहाँ से आया? बाबा, मैं बृहस्पति भगवान की पूजा करने लगी, इसी कारण मेरे पास इतना धन आ गया। ये कहकर रानी अर्चना अपने घर के अंदर चली गई। बूढ़ा व्यक्ति मन ही मन सोचने लगा, अरे, ये कैसे हो गया? अब से मैं भी भगवान बृहस्पति की पूजा करूंगा। यह कहकर बूढ़ा व्यक्ति मन ही मन सोचते सोचते अपने घर की तरफ चल पड़ा। तभी उसे रास्ते में भगवान बृहस्पति साधु के रूप में मिले। तब उस साधु ने बूढ़े व्यक्ति को भगवान बृहस्पति की पूजा करने की विधि बताई। अब मैं भगवान बृहस्पति की आज से ही पूजा करना शुरू कर दूंगा। तब से बूढ़ा व्यक्ति भी भगवान बृहस्पति की पूजा करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ ही दिनों बाद वह बूढ़ा व्यक्ति भी धनवान हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी का मतलब ये हुआ कि अगर आप लोगों के ऊपर और भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं और अपने दिल से जो भी काम करते हैं वह काम सफल होता है। जरूर कर देना।